Good afternoon, everybody. क्या चल रहा था तुम लोगों का? लीज अकाउंटिंग। आज की क्लास हमको लगता है पूजा के पहले का लास्ट क्लास है ग्रुप 2 का। उसके बाद तो पूजा की छुट्टियां हो जाएंगी, ठीक है। और आज की क्लास में भी ना हम लोग 1.5 आवर पढ़ने से अपना सिलेबस वो हो जाएगा लीज अकाउंटिंग, तो हम आपको थोड़ा पहले छोड़ देंगे। तो उसके और पहले छोड़ देंगे। अभी अगर आप बात कम करें तो अच्छा हो। हाँ प्लीज बातचीत कम करो। देखो, मैं बोलना स्टार्ट करता हूं लीजिंग पे। अपनी बात हुई थी कि फिनांस लीज में एग्रीमेंट पढ़ने से ऐसा फील होता है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंट टू दी ओनरशिप, माने मालिक वाला जो रिस्क एंड रिवॉर्ड होता है वो लेसर से उठकर जवाब लेसी के पास चला जाता है। दो, एग्रीमेंट पढ़ के लगता है कि लेसर को असेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको इंटरेस्ट कमाने में इंटरेस्ट है। तीन, पढ़ के लगेगा कि लेसर इज ए फाइनेंसर although he has bought the asset but not for his use, for somebody else's use. Lease period मेजर इकोनॉमिक लाइफ के पार्ट के लिए अगर होता है फिनांस लीज कहलाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट असेट के फेयर वैल्यू का 90% या उससे ज्यादा हो जाता है तो वो फिनांस लीज कहलाता है। ये सब बहुत डिटेल में आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से हमने बात किया है। सीए इंटर में ये लेवल नहीं चाहिए होता है, पर आराम से पढ़ रहे हैं क्योंकि बीच में दुर्गा पूजा की छुट्टी है, नया चैप्टर आके चालू करेंगे। अब आइए कि ऑपरेटिंग लीज क्या होता है। बस जो फिनांस लीज नहीं होता है वो ऑपरेटिंग लीज होता है। ऑपरेटिंग लीज का अपना अलग से कोई डेफिनीशन ही नहीं है, उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं है, उसका कोई नॉलेज कंटेंट ही नहीं है। वो नेगेटिव वाला डेफिनेशन है कि वन विच इज नॉट ए फाइनेंस लीज इज एन ऑपरेटिंग लीज। हम लोग ये जो घर वर भाड़ा पे लेते हैं ना 2 साल 3 साल के लिए, अब घर की लाइफ होती है 50 साल 100 साल, फ्लैट की बात बोल रहा हूं, और आप भाड़ा पे लेते हो 2 साल 3 साल के लिए, वो सब ऑपरेटिंग लीज में आता है। आप अगर उसमें देखेंगे घर का दाम रहेगा 1 करोड़ रुपया, आप भाड़ा देंगे 20,000 रुपया महीना। आप अगर 20,000 रुपया महीना भी दिए तो साल का दिए 2 लाख रुपया, जबकि घर का दाम है 1 करोड़ रुपया। कहां से 2 लाख रुपया से 1 करोड़ रुपया रिकवर होगा? और 2 लाख रुपया भी आप हौले हौले करके देंगे, धीरे धीरे करके। साला पीवी निकालोगे तो और छोटा हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग लीज उस तरह की लीज होती है जहां पे रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंट टू दी ओनरशिप लेसी के पास ट्रांसफर नहीं होता। वो कुछ दिन के लिए एसेट को एंजॉय करता है, सिर्फ कुछ दिन के लिए, और वो कुछ दिन बहुत छोटे होते हैं व्हेन यू कंपेयर इट विद द लाइफ ऑफ द एसेट। तो जनरली जो रेंट एग्रीमेंट आप लोग सुनते आए हो ना बचपन से, उसी को ऑपरेटिंग लीज बोला जाता है। ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग बड़ी सिंपल है। फिनांस लीज में कितना चीज हम आपको बताए, ऑपरेटिंग लीज ऐसे खत्म हो जाएगा 7 से 8 मिनट में। हम थोड़ा डिटेल में कराएंगे क्योंकि इतना जल्दी फिर कहां जाएंगे। तो क्या होता है ऑपरेटिंग लीज में कि जो ओनर है लेसर, वही ओनर रहता है। लेसी सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग असेट को यूज करता है। तो लेसी को अलाउड नहीं है कि वो असेट अपनी बुक्स में लिख ले, बस यूज करे रेंट देता रहे, यूज करे रेंट देता रहे। और लेसर वो बंदा है जिसने असेट खरीदा था ओरिजिनली, उसके बुक्स में असेट था ओरिजिनली, उसके बुक्स में असेट रहेगा आगे भी। फिनांस लीज में आपको याद होगा लेसी असेट लिख लेता था, यहां वैसा नहीं होगा। लेसी कुछ रिकॉर्ड नहीं करेगा, खाली रेंट को एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा, दैट्स इट।
असेट लेसर के बुक में था, रहेगा। लेसर डेप्रिसिएशन पहले भी चार्ज कर रहा था, आगे भी करेगा। अच्छा, कई बार ये होता है ना मेरे बच्चों कि लेसर के लिए वो पहले स्टॉक रहता है, तो स्टॉक में आप जानते हो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, लेकिन लीज पे देते ही आप उसको स्टॉक नहीं बोलिएगा, इवन इफ इट इज ऑपरेटिंग लीज। अगर वो फिनांस लीज है तब तो बेच ही दिए स्टॉक को, तब तो कोई लफड़ा ही खत्म हो गया। लेकिन अगर ऑपरेटिंग लीज है और आप मान लो गाड़ी का दुकानदार भी हैं, अपने गाड़ी किसी को ऑपरेटिंग लीज पे दे दी, तो स्टॉक जब ऑपरेटिंग लीज पे जाता है तो फिक्स्ड असेट बन जाता है। नहीं समझे? क्या बोला, फिर से बोलो। स्टॉक भी जब ऑपरेटिंग लीज पे जाता है तो फिक्स्ड असेट बन जाता है, समझे? उसको फिर स्टॉक से उठा के, स्टॉक थोड़ा नीचे रहता है बैलेंस शीट में, थोड़ा ऊपर उठा दीजिएगा उसको ऐसे करके, और वो फिक्स्ड असेट पे डेप्रिसिएशन लिखना पड़ता है। जब असेट बन गया तो डेप्रिसिएशन भी लिखना पड़ेगा। और लेसर को रेंटल इनकम, जो लीज रेंट मिलेगा, वो इनकम के रूप में रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के स्टोरी लाइन, बेसिक स्टोरी लाइन यही है ऑपरेटिंग लीज का। अब आइए एडवांस्ड स्टोरी लाइन, थोड़ा सा आगे का। एडवांस्ड स्टोरी लाइन तब यूज होता है जब लीज रेंट नॉन यूनिफॉर्म रहता है ओवर द पीरियड ऑफ लीज। जनरली क्या होता है, मान लो मैं किसी से 3 साल की लीज पे कोई मशीन लेके आया, मशीन की लाइफ 40 साल है, मैं 3 साल की लीज पे लाया, मुझे 3 साल 2-2 लाख रुपया देना है, 2-2 लाख। तो अगर तीनों साल का रेंट 2-2 लाख है तो वो हो गया यूनिफॉर्म रेंट। अगर रेंट यूनिफॉर्म हो तो बस नॉर्मल है, आप 2 लाख रुपया मैं पे करूंगा, मैं एक्सपेंडिचर लिखूंगा, रेंटल एक्सपेंडिचर, उसको मिलेगा, वो रेंटल इनकम लिख देगा, असेट उसकी बुक्स में रहेगा, वो डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड करेगा। ये हम पढ़ा दिए थे नया। अगर रेंट नॉन यूनिफॉर्म हो, अलग अलग हो, यही 3 साल में अगर रेंट ऐसा हो, देख कैसा, 1.90, 2.10 और नहीं 1.90 नहीं 2.10, 2.30 और 1.60, अगर ऐसा नॉन यूनिफॉर्म हो, एक बार 2.10 ले लिया, एक बार 2.30 मांग रहा है मेरे से, एग्रीमेंट पहले से साइंड है 3 साल का, और रेंट ऐसा लिखा हुआ है, तो इंस्टीट्यूट ने सिंपल बोला अगर आपका लीज पीरियड में रेंट नॉन यूनिफॉर्म रहता है तो हम आपको इतना इतना, हाथ देखते रहो, और इतना पीएल में भेजने नहीं देंगे, नहीं देंगे। हम बोले लेकिन हमसे पेमेंट हमको इतना ही करना है। बोला ठीक है, पेमेंट इतना ही करो, पर पीएल में इतना इतना नहीं जाएगा। तो हम बोले कितना जाएगा? बोला इसको यूनिफॉर्म करेंगे। हम बोले हम पेमेंट इतना ही कर रहे हैं। बोला हम लोग को मालूम है, ये सब अब चोरी चकारी का लक्षण है। हम बोले क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं? बोला ऐसा कोई रेंट होता है क्या? कभी 2.10 ले लिया, कभी 2.30, कभी 1.60, ऐसा कोई भाड़ा होता है क्या? बोला किसको बेवकूफ बना रहे हैं? हम लोग इंस्टीट्यूट हैं, वी नो बेटर। हम बोले बताइए रूल क्या है? बोला कुछ नहीं है, इसको यूनिफॉर्म कर दो। हम बोले कैसे? बोला तीनों को ऐड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, तीनों को ऐड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो। मैं बोला ऐड किया तो आया 6 लाख, 3 से डिवाइड किया तो आया 2 लाख। बोला 2 लाख पीएल में भेजना होगा, 2 लाख हर साल पीएल में भेजोगे। हम बोले हाँ 3 साल में 6 लाख मेरा भी आ रहा है। बोला पर आपका अलग अलग अमाउंट आ रहा है, मेरा 1 सेकेंड ना, 1 सेकेंड ना, मेरा भांजा का फोन। हाँ बच्चों इधर ध्यान दो,
तो मैंने बोला मैं 2 लाख पीएल में कैसे भेजूंगा, मैंने तो 2-10 पेमेंट किया है। बोला आप जो 10 एक्स्ट्रा पेमेंट किए ना फर्स्ट ईयर में, उसको एडवांस, अरे यार चुप रहो, उसको एडवांस पेमेंट मान लो। क्या मान लो? एडवांस पेमेंट। तो हम बोले एंट्री कैसे मारेंगे? बोला वैसे ही, एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट 10, रेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख, टू बैंक 2-10। रेंट पीएल में 2 लाख चला गया और एडवांस जो है आपके एसेट साइड में चला गया। हम बोले लेकिन अगले साल तो हम 2-30 पेमेंट कर रहे हैं। बोला फिर 30,000 एडवांस कर दो। तो हम बोले फिर तो मेरा टोटल 40 एडवांस हो गया। बोला हाँ ठीक है। बोला वो लास्ट ईयर में एडजस्ट हो जाएगा। हम बोले वो कैसे होगा? बोला लास्ट ईयर में आपका एंट्री होगा रेंट डेबिट 2 लाख, टू बैंक 160 और टू एडवांस 40,000। जो 40,000 आपका एडवांस जमा हो गया था ना असेट साइड में, वो लास्ट में कैंसिल आउट हो जाएगा। बोला ऐसे करके एंट्री करना पड़ेगा और ऐसे ही करके वो भी एंट्री लिखेगा। लेसी क्या नाम, लेसर, उसको भी इनकम 2 लाख लिखना होगा। तो हम बोले उसको जो 2-10 देंगे तो 10,000 उसको जो एक्स्ट्रा मिल गया, बोला वो एडवांस रिसीव्ड लिख देगा और फिर अगले बार 30,000 एडवांस रिसीव्ड लिख देगा और लास्ट में उसको 2 लाख की जगह 160 मिलेगा तो एडवांस रिसीव्ड को वो वैसे करके एडजस्ट कर लेगा। मेरी समझ से आप समझ गए? श्योर। और इसको आप अपनी कॉपी में एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख लो। लिखो देयर इज एन ऑपरेटिंग लीज ऑफ 3 years क्या बच्चों क्या लिखा? द रेंट्स आर अमाउंट लिख दो, 2-10, 2-30, 160। Pass journal entry for 3 years in the books of lessee. चलो तीनों एंट्री पास करो, फिर मैं भी मेरे से आंसर मिला लो।
पास कर लिए तीनों एंट्री। अब इन द बुक्स ऑफ लेसर तीनों एंट्री पास करके दो। इन द बुक्स ऑफ लेसर पंच लिया। एक ही में मारना है। हो गया। सो सर दिस इज द एंड ऑफ ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज में और कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग लीज ही वो लीज है जो बचपन से आप लोग जिसको रेंट अकाउंटिंग बोलते थे ना, वो ऑपरेटिंग लीज ही होता था। आपने फिनांस लीज वाला रेंट तो कभी देखा ही नहीं था लाइफ में। वो तो पिछले 2 क्लास में हम लोगों ने सीखा कैसे प्रेजेंट वैल्यू निकलता है, कैसे आईआरआर निकलता है, किसको एमएलपी बोलते हैं, मिनिमम लीज पेमेंट, किसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, लेसर कैसे लिखता है, लेसी कैसे रिकॉर्ड करता है असेट को। ये सब हम लोग लास्ट और उसके पिछले क्लास में सीख गए थे। सो ऑपरेटिंग लीज पढ़ने में हम लोगों को 1.5 क्लास लगा। फिनांस लीज पढ़ने में हम लोगों को 20 मिनट लगा। इसकी औकात इतनी ही है। उल्टा बोल दिए। फिनांस लीज पढ़ने में हमको 1.5 क्लास लगा, ऑपरेटिंग लीज पढ़ने में 20 मिनट लगा। अब जो चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो उसका नाम है सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन। क्या नाम है? अच्छा, आपको मैंने कुछ एग्जांपल्स पढ़ने बोले थे, नहीं पढ़े ना? पढ़े। एक तो वो 5,000 6,000 वाली प्रॉब्लम थी ना, थी 5,000 6,000 वाली प्रॉब्लम। उसको संभाल पाए ठीक से? उसको मैंने चेंज कर लेने बोला था, वो आप चेंज कर लीजिए। मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं यार, ऐसे क्वेश्चन सिंपल ही है, पुराना जैसा ही समय। मैंने एक क्वेश्चन दिए थे, उसका आंसर नहीं, तो हो सकता सेल एंड लीज बैक पे हो। क्या था वो? तो वो करा देंगे ना क्लास में, फिर हम ये खत्म हो जाता है उसके बाद कर लेंगे। आईआरआर निकालने का था क्या? हाफ हाफ क्या बीच में कुछ पेमेंट वेमेंट अलग टाइप से था कि नॉर्मल ही था? तो फिर क्या दिक्कत है? जबरदस्ती ठीक है, हम करवा देंगे, अलग बात है। सुनो, बोलो आंसर चेक नहीं कर पा रहे हैं बोल के दिक्कत है। हाँ समझ गया वही। चलो कोई बात नहीं, पहले हम लोग एक नया चीज सीखते हैं जिसका नाम है सेल एंड रिपीट लीज बैक ट्रांजैक्शन। हाँ ठीक है। अब सुनो, इनकम टैक्स में हो सकता है सर लोग पीजीबीपी में पढ़ाएं, हो सकता है, चांसेस है, सिलेबस में हो भी सकता है नहीं भी। हमको यहां पे पढ़ाना इसलिए जरूरी है कि पिछला 4-5 सेमेस्टर में, ठंडा लग रहा है, 4 ठो एसी बंद कीजिए। पिछले 4-5 सेमेस्टर में इस पे क्वेश्चन लगातार आया है। ऑल्दो इट्स ए हाई लेवल ड्रामा,
लेकिन क्वेश्चन आता है, ठीक है। और पता नहीं क्यों इंस्टीट्यूट को लगता है कि ये सीए इंटर के बच्चों को बतलाना चाहिए, तो हम आपको वो बतला रहे हैं। पहले मैं आपको बोलूं कि सेल एंड लीज बैक क्या होता है और क्यों होता है, उसके बाद अकाउंटिंग डिस्कस करेंगे। सेल, हम असेट बेच दिए, एंड लीज बैक, उसी असेट को वापस भाड़ा पे ले लिए। मेरा ही असेट है, फॉर एग्जांपल दिस मोबाइल फोन, हम तुमको बेच दिए और फिर तुम्ही को बोले 2 साल भाड़ा पे दे दे। सो सेल एंड लीज बैक। सो हु एम आई? आई एम सेलर एंड लेसी। आई एम सेलर एंड देन आई एम अ लेसी। सेलर, लेसी। तो आपको इस चैप्टर में अभी जो मैं पढ़ाऊंगा अगले 20-25 मिनट, आधा घंटा, सेलर लेसी की बुक्स में पढ़ना है कहानी, जो भी पढ़नी है। बायर लेसर की बुक में पढ़ना नहीं है। ये पूरा फोकस सेलर लेसी की बुक में है। क्वेश्चन सेलर लेसी की बुक में आएगा। अब क्वेश्चन इज, सर क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? आपके पास आपका असेट है, आपको चाहिए तो रखिए, फिर बेच के भाड़ा पे क्यों ले रहे हैं? पैसे का क्राइसिस है। बेचेंगे तो एक साथ 30,000 रुपया मिल जाएगा, उससे कुछ काम है। अब ये तो 30,000 है, मान लो तुम बोलोगे 30,000 में क्या होता है, मान लो कोई 30 करोड़ का असेट है, बेचेंगे तो एक साथ 30 करोड़ मिल जाएगा। बिजनेस में कोई रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। और भाड़ा पे ले रहे हैं इसलिए क्योंकि मेरे को प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए वो मशीन, नहीं तो मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। तो भाड़ा पे तुमसे ले रहे हैं ताकि मेरा बिजनेस चले, 2-3 साल में रुपया कमा लेंगे, फिर असेट को वापस खरीद लेंगे तुमसे, नहीं तो किसी और से नया ही खरीद लेंगे। 3 साल का ही तो लड़ाई है। अभी ना बिजनेस में प्रॉब्लम है मेरे, बाद में सुधर सकता है। सो सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन is a transaction where the owner of the asset first sells the asset, and then from the same person to whom the asset has been sold, from the same person the seller takes the asset on lease, भाड़ा पे लेता है। This happens only because of the fact that the seller wants immediate cash. उसको रुपया चाहिए होता है, बोल करके वो ये काम करता है। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी, ये मैंने बताया ये होता क्या है और होता क्यों है, ये बता दिए। अब नेक्स्ट फेज, ये कितनी तरह का होता है? ये 2 तरह का होता है। एक होता है सेल एंड लीज बैक रिजल्टिंग इनटू ऑपरेटिंग लीज, और एक होता है सेल एंड लीज बैक रिजल्टिंग इनटू फाइनेंस लीज। मतलब हम तुमको असेट बेचेंगे, मान लो तुम सब पैसे वाले लोग, मैं पैसे की क्राइसिस में, रिक्वायरमेंट में, जरूरत है मेरे को, मेरे पास है ये कैमरा। ये कैमरा का आज के दिन का मार्केट वैल्यू है 1 लाख रुपया। आज के दिन का मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपया। हो सकता है मेरी बैलेंस शीट में इसका WDV 80,000 है, हो सकता है। ये अभी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, अभी ये इंपॉर्टेंट बात है। कौन सा? 1 लाख। ये आज का मार्केट वैल्यू ऑफ द कैमरा है, फेयर वैल्यू ऑफ असेट। इसकी बात बाद में आएंगे। इसको बोलते हैं कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट। कैरिंग अमाउंट किसको बोलते हैं बच्चों? रिटन डाउन वैल्यू, हाँ, बैलेंस शीट वैल्यू को, बुक वैल्यू को। तो सुनना, मान लो मैंने तुमको यह असेट बेच दिया, तुम हमको 1 लाख रुपया दे दिया। अब हम उस असेट को तुमसे भाड़ा पे लिए सिर्फ 2 साल के लिए। ये असेट तुमको वापस चाहिए, तुम्हारा काम है। इस असेट की बची हुई लाइफ है 10 साल। हाँ, तुम मेरे को सिर्फ 2 साल के लिए भाड़ा पे दिए, सिर्फ 2 साल के लिए। बाकी 8 साल तुम उस असेट को यूज करना चाहते हो। हम भी 2 साल के लिए लिए, क्योंकि 2 साल के बाद हमको पता था कि हमको नया कैमरा खरीदना ही है, बड़ा स्टाइल का नया कैमरा खरीदेंगे। तो ये जो सेल एंड लीज बैक हुआ, इसमें लीज किस तरह का है? ऑपरेटिंग लीज। तो अब आप इसका एक नाम बोलिएगा, सेल एंड लीज बैक रिजल्टिंग इनटू ऑपरेटिंग लीज। दिस इज द नेम ऑफ द ट्रांजैक्शन। जैसे लोन टेकन, दैट इज द नेम ऑफ द ट्रांजैक्शन।
गुड सोल्ड, नेम ऑफ द ट्रांजैक्शन, शेयर इश्यूड, नेम ऑफ द ट्रांजैक्शन. ऐसे ही सेल एंड लीज बैक रिजल्टिंग इनटू ऑपरेटिंग लीज. इसका अकाउंटिंग प्रोसेस आपको थोड़ी देर के बाद पढ़ाया जाएगा. उसके पहले एक और नाम सुनो और उसकी अकाउंटिंग भी सुनो. दैट इज सेल एंड लीज बैक रिजल्टिंग इनटू फाइनेंस लीज. मान लो मैंने तुमको एसेट बेच दिया, लाख रुपए में बेच दिया, तुम हमको पैसा दे दिए, उसके बाद हम एसेट को पूरे 10 साल के लिए भाड़े पे ले लिए. ये एसेट और जितना साल चलेगा उतने साल के लिए हम तुमसे भाड़ा पे ले लिए. मतलब तुमको कैमरा में, बोलो, तुमको कैमरा में इंटरेस्ट नहीं है. नहीं है. तुम अपना लाख रुपया हमसे वापस लोगे, वो भी ब्याज के साथ. बोलिए हाँ या ना. तो तुमने मेरे को बोला रेंट विल बी 17,000 पर एनम. कितना? 17,000 रुपया पर एनम. नहीं समझे? तो कितना रुपया वापस मिलेगा तुमको? 1,70,000. कितना लगाए थे तुम? 1 लाख. कितना रुपया तुमको इंटरेस्ट इनकम होगा? 70,000. तुम इसीलिए ही हमको या हमारे साथ इस डील में शामिल हुए थे. यू केम टू दिस डील ओनली फॉर दिस पर्पज. यू वेर नेवर इंटरेस्टेड इन कैमरा. तुम देखा भी नहीं कैमरा को, मालूम, पूछा भी नहीं क्या बेच रहे हैं, ये भी नहीं पूछा. हम क्या खरीद रहे हैं, तुम कुछ नहीं पूछा. तुमको मालूम था तुम लोन दे रहा है मेरे को. तुमको मालूम था तुम 1 लाख रुपया लोन दे रहा है, तुमको इंस्टॉलमेंट मिलेगा 17,000 रुपया. नहीं समझे? तुमको क्या मतलब है एसेट से? तो इसको बोलेंगे सेल एंड लीज बैक रिजल्टिंग इनटू फाइनेंस लीज. डरावना माहौल है कि ठीक ठाक है? ठीक ठाक है. गुड. अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों सेल एंड लीज बैक रिजल्टिंग इनटू फाइनेंस लीज. इसकी अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं. नॉट इन योर बुक्स बट इन माई बुक्स. हु एम आई? सेलर लेसी. सेलर लेसी. लेसी ठीक है. अब 2 बात बोलो, बिकॉज सेल एंड लीज बैक, तो 2 नाम आपको बोलना चाहिए. सो आई एम सेलर लेसी. मेरा पहला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, बच्चों सुनोगे तुरंत खत्म हो जाएगा इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. सेल एंड लीज बैक रिजल्टिंग इनटू ऑपरेटिंग लीज में लफड़ा है, इसका अकाउंटिंग तुरंत खत्म हो जाएगा. फर्स्ट रूल, जो असेट हम सेल करेंगे और हमको जो पैसा मिलेगा उसमें जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसको हम अपने करेंट ईयर के पीएल में नहीं भेजेंगे. The profit or loss arising in the sale transaction will not be immediately recognized in the P&L account. नहीं लिखेंगे, भले प्रॉफिट हुआ हो भले लॉस हुआ हो. It cannot be recorded as your income. मेरे लिए बोला जा रहा है. It has to be deferred. उसको डेफर्ड कर देना है. सर कैसे? हम लोग को अजीब अजीब सा लग रहा है डेफर फेफर सुन के. तो हम है ना बेटा, मेरा काम है, उसको डेफर कर देंगे. एंड देन जब हम उस असेट को वापस से लीज पे ले लेंगे, फिनांस लीज पे, तो हम मालिक हो जाएंगे. बोलिए, हम बेच दिए तो हम मालिक नहीं रहे, फिर ले लिए तो वापस मालिक हो गए. मालिक हो गए तो फिर डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग होगा. जैसे जैसे डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग होगा ना, वैसे वैसे वो डेफर्ड इनकम या डेफर्ड लॉस था ना, वो धीरे धीरे करके पीएल में चला जाएगा एज पर डेप्रीसिएशन. सर दोनों बात ऊपर से उड़ गया, एकदम सॉलिड सा, पूरा सॉलिड जा. अब दोनों बात को दिमाग के अंदर घुसाते हैं. कितने का असेट था, हम कितने में बेचे? ठीक से देखो, मेरे लिए मेरी बुक के हिसाब से सोचो, कितने का असेट का कैरिंग अमाउंट था और हम कितने में बेचे? 1 लाख में बेचे, 80 का कैरिंग अमाउंट था, हमको कितने का प्रॉफिट हुआ? बस उसको पीएल में नहीं भेजना है.
उसको डेफर्ड इनकम लिख देना है। क्या लिख देना है? डेफर्ड इनकम। ऐसा होगा मेरा जर्नल, देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट कैमरा टू डेफर्ड इनकम। अब इसका लॉजिक भी समझाएंगे आपको, बहुत अंदर तक समझ में आएगा, आप डरना मत। अब ये असेट तो चला गया मेरे बुक्स से, अब हम फिनांस लीज पे तुमसे वापस लेंगे। तो फिनांस लीज पे वापस लेंगे तो हम वापस से असेट को उसके फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे या फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी पे रिकॉर्ड करेंगे। अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी कम हुआ, ये बात बोलना पड़ेगा, अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी छोटा हुआ तो यहां पे वो रेसिडुअल वैल्यू वाला कोई चक्कर नहीं है, तो फिर यही फेयर वैल्यू है, यही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी भी है। तो हम वापस से उसी असेट को 1 लाख में लिख लिए, तो हम वापस से एक एंट्री मार दिए, कैमरा अकाउंट डेबिट टू लेसर अकाउंट, असेट टू बी या असेट टू ए, जो भी नाम, लेकिन ये एंट्री हुई अब 1 लाख रुपए की, बिकॉज इसको हम असेट को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा लीज में। अब ये जो लोन है, ये मेरा लोन लायबिलिटी है, जिसका अकाउंटिंग कल सीखे थे, फिनांस लीज का। इसका वो लंबा वाला लेजर बन जाएगा, बाई इंटरेस्ट टू बैंक, बाई इंटरेस्ट टू बैंक, बाई इंटरेस्ट टू बैंक, और बीडीसीडी होता हुआ चला जाएगा। तो ये अकाउंट तो खत्म हो जाएगा लोन के हिसाब से। मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये रहा वो, ये तो लेसर का बुक है, ये रहा लेसी का बुक, बाई कैमरा। हेलो बच्चों, बाई कैमरा 1 लाख, दाएं 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 करके 10 साल में कंप्लीट, बोलो हाँ। और इधर ये जो असेट मेरे बुक्स में आ गया, इसका डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग हो जाएगा। मान लो 10 साल का लाइफ है, स्ट्रेट लाइन डेप्रीसिएशन है और नो स्क्रैप है, तो 10-10 हजार करके हम डेप्रीसिएशन लिख देंगे हर साल। इस 10-10 हजार को लिखते टाइम पर ये जो डेफर्ड इनकम है ना, इसका 2-2 हजार पीएल में भेजते जाएंगे। डेफर्ड इनकम टू पीएल, डेफर्ड इनकम टू पीएल, डेफर्ड इनकम टू पीएल, ऐसे करके 10 साल में जैसे जैसे डेप्रीसिएशन जिस प्रपोर्शन में पीएल में जाएगा, उसी रेशियो में, जैसे डेप्रीसिएशन 1:1:1:1:1 में जा रहा है, 10 10 10 10 10 10 1:1:1:1:1, वैसे ही हम 2 करके पीएल में भेज देंगे। अकाउंटिंग इज ओवर फॉर सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन। रिपीट सर, पहला लाइन, जो माल बेचेंगे उसमें जो प्रॉफिट लॉस होगा उसको इमीडिएट पीएल में नहीं भेज कर डेफर्ड इनकम या डेफर्ड लॉस में भेज देंगे। 2, लीज का अकाउंटिंग नॉर्मली करेंगे। 3, जैसे जैसे डेप्रीसिएशन पीएल में जाएगा, डेफर्ड इनकम को उसी प्रपोर्शन में धीरे धीरे करके पीएल में भेज देंगे। टोटल मिला के 3 लाइन, अगर 1 लाइन बोलने से भी हो जाएगा। असेट सेल का प्रॉफिट लॉस डेफर्ड इनकम में डालना है, फिर डेफर्ड इनकम को डेप्रीसिएशन के हिसाब से पीएल में भेजना है। लीज अकाउंटिंग तो पहले भी पढ़ चुके थे। अब आपको समझ में आया, अंदर तक गया, जो ऊपर से गया था, जो टेंजेंट था वो अभी क्रॉस किया अंदर से। क्या होता है टेंजेंट? ये है तुम्हारा माथा, इधर से अगर चला गया तो टेंजेंट, इधर से गया तो बाउंसर, ई गया तो अंदर से। पहले वाला टेंजेंट था या बाउंसर था? पहला वाला। अभी भी टेंजेंट है। दैट मीन्स अभी और प्रैक्टिस मुझे कराना पड़ेगा। अगर अभी भी टेंजेंट है तो एक कोशिश हम और करते हैं, थोड़ा स्टाइल बदल के। 1 मिनट, फिर उसके बाद तुम पूछ लेना, जस्ट 1 मिनट। सर एक बात बताओ, असेट किसका था शुरू में? मेरे बारे में बात करो ना। हाँ, मेरा ही था ना। फिर हम उसको बेचे और वापस ले लिए, तो वर्चुअली बेचे थोड़ी, और बेच के भी जिंदगी भर के ले लिए, तो फिर बेचना तो बेचना हुआ ही नहीं ना।
तो फिर सच पूछो तो क्या हुआ? सच पूछो तो मैंने तुमसे लोन लिया और लोन रिपेमेंट करेंगे। तो अगर हम लोन लिए और लोन रिपेमेंट करेंगे तो फिर असेट अगर बिक्री नहीं हुआ तो बिक्री का प्रॉफिट को प्रॉफिट कैसे बोलेंगे? नहीं समझे? बिक्री का प्रॉफिट को प्रॉफिट कैसे बोलेंगे? हम तो लोन लिए हैं ना तुमसे। नहीं समझे? पर सेल एंड लीज बैक है, सेल का एंट्री मारना होगा, लीज बैक का भी मारना होगा। अब सोचो, अगर हम सेल एंड लीज बैक तुमको नहीं करते तो मेरा एसेट मेरे बुक्स में जो कितने में था उतने में ही रहता। ठीक से बोलना, पटक के मारेंगे ना, तुम बता रहे हैं, कुछ भी मत बोल देना, हम बहुत मेहनत कर रहे सर। अगर हम तुमसे सेल एंड लीज बैक नहीं करते, अलग से तुमसे लोन ले लेते, फॉरगेट सेल एंड लीज बैक, गिव मी ए लोन, तो मेरा एसेट कितने का था, कितने में रहता? 80 का था, 80 में रहता। हम कितना डिप्रिसिएशन मार रहे होते? 8000। आप मेरे साथ है, थैंक यू। 8000, अभी भी 8000 ही मार रहे हैं, अभी भी 8 मार रहे हैं सर, फालतू बात। कोशिश करो, सब्सटेंस ओवर फॉर्म में जाओ। 10 - 2, 10 उधर, बड़ा बड़ा डिप्रिसिएशन, 2 उसको मैनेज करने के लिए कोना साइड में डेफर्ड रेवेन्यू, वो धीरे धीरे पीएल में इनकम साइड में आ रहा है। तो हम लोग सेल एंड लीज बैक को फिनांस ट्रांजैक्शन मानते हुए अकाउंटिंग सिस्टम को ऐसा चेंज कर दिए कि नेट इफेक्ट वही रह गया जो पहले था। नहीं समझ में आया या समझ में आ गया? दिस इज द एंड ऑफ ना सेल एंड लीज बैक रिजल्टिंग इनटू फिनांस लीज। क्लियर? अभी मैं इसको एक बार रिपीट करता हूं इंग्लिश में और इसको खत्म मानता हूं, फिर सेल एंड लीज बैक रिजल्टिंग इनटू ऑपरेटिंग लीज पढ़ाएंगे। When a sale and lease back results into a finance lease, the seller is not allowed to record the profit or loss on sale. The entire profit or loss will be treated as deferred income or deferred loss. Thereafter, the lease transaction is initiated and recorded. However, the deferred income or loss is amortized to the profit and loss account on a regular basis in accordance with the pattern of depreciation. इतनी सारी बात सेल एंड लीज बैक का इंग्लिश में। क्लियर है? 20 मिनट से 25 मिनट हमें लगा। सेल एंड लीज बैक क्या होता है, क्यों होता है, और फिनांस लीज में अगर वो रिजल्ट करता है तो उसका अकाउंटिंग कैसे होता है। फुल स्टॉप मार दे, अब आगे चले। अब आपको सब समझ में आ गया? अब टेंजेंट भी नहीं है तो घुस गया तो अंदर से, बस थैंक यू। अब सब कुछ टेंजेंट होगा। अब मेरे लिए ज्यादा मेहनत है। सेल एंड लीज बैक रिजल्टिंग इनटू ऑपरेटिंग लीज। बोलना स्टार्ट करें। देखिए, इस पूरे पैराग्राफ को, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा डीप में जाकर के समझने का कोशिश करते हैं, हर चीज का लॉजिक वॉजिक की तरफ से आप मेरे को बोलते हैं, नहीं तो मैं तो 2 लाइन बोलता तो मेरा काम हो जाता। प्रॉफिट लॉस को पीएल में नहीं, डेफर्ड इनकम में भेज दो, डेफर्ड इनकम को हौले हौले पीएल में भेज दो। लेकिन डिटेल में समझाने के कारण अपन को 20 मिनट लगा। इसको अगर मैं डिटेल में समझाऊंगा तो अपन को आधा घंटा के आसपास लगेगा, और लगने दो, ठीक है। देखो, इसमें ना जब आप पढ़ोगे तो आपको यह महसूस होगा कि इंस्टीट्यूट ने सेलर लेसी को ईमानदार नहीं माना है। यह मानते हुए रूल बनाया गया है कि सुदर्शन अग्रवाल बेईमान है। हर सही बात मारे उठा के, हर सेलर लेसी बेईमान है बे, सुदर्शन अग्रवाल नहीं। हर, क्या बोला फिर से, हर सेलर लेसी बेईमान है, नॉट सुदर्शन अग्रवाल। ओके, साइड करो अभी, सही बात है, खूब मजा लेते हो नहीं। हर सेलर लेसी बेईमान है। इस तरह के फीलिंग के साथ ये पूरे
पैराग्राफ को सेट किया गया। जब आप पढ़ोगे, अगर आप डीप में अंदर जाकर के कोशिश किए समझने का, तो आपको ये चीज का फीलिंग आएगा। और ऊपर ऊपर से भी आप समझ में आ जाएगा, पर ऊपर ऊपर से आप खाली सम सॉल्व करने के लायक रहोगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगा। पहले मैं आपको स्टेप सुनाता हूं। स्टेप, इन्होंने सबसे पहले बोला कि सुदर्शन जी एसेट आपके पास है? मैं बोला हां। कितने में है? मैं बोला 80,000। मैं बोला 80,000 में है। फिर मैं बोला आप बोलेंगे? बोला फिर आपने बेच दिया? हम बोले हाँ। फिर आपको पैसा मिला? हम बोले हाँ। बोला सेल कंप्लीट? हम बोले हाँ। फिर हम बोले लीज पे ले लिए। बोला फिर कितना लीज दे रहे हैं, कितना रेंट दे रहे हैं? हम बोले रेंट दे रहे हैं 12,000 पर एनम। कितना? 12,000 पर एनम। कितना साल का भाड़ा पे लिए? हम बोले 2 साल का। नहीं 10 साल का नहीं, 10 साल का ले लेंगे तो आप डिस्टर्ब कर दिए ना पूरे कहानी को। गलत क्वेश्चन बनता है ना इसका। सेल एंड लीज बैक रिजल्टिंग इनटू फिनांस लीज के, ऑपरेटिंग लीज के केस में मैंने 2 साल के लिए भाड़े पे ली थी। नहीं ऐसे ही। तो बच्चों 2 साल के लिए भाड़ा पे हम लिए। तो इंस्टीट्यूट ने मेरे को 3-4 क्वेश्चन पूछा। पहला, कितना में सुदर्शन असेट? मैं बोला 80। कितना में बेचा? मैं बोला 1 लाख। मिल गया 1 लाख? मैं बोला हाँ। भाड़ा पे लिए? हाँ। कितना भाड़ा देंगे? 12,000। कितने साल के लिए? 2 साल। बोला सब ठीक? हम बोले हाँ। बोला चलो रिकॉर्डिंग करो। हम बोले चलो बताओ। बोला स्टेप नंबर 1, बेचने के पहले, सेल के पहले असेट का कैरिंग अमाउंट और उसका फेयर वैल्यू को कंपेयर करने से अगर लगता है कि लॉस है, तो लॉस को सेल के पहले रिकॉर्ड कर लो। हम बोले समझ तो गए। माने अगर असेट का कैरिंग अमाउंट है 80,000 और मार्केट में वैल्यू अगर 78,000, इंग्लिश 78,000, तो 2,000 रुपए का लॉस पहले लिख लो और असेट के वैल्यू को 80 से गिरा के 78 कर दो। पीएल टू असेट, पीएल टू असेट पहले कर लो। फिर बोला हम बोलेंगे। कौन बोल रहा है सब बात? आईसीआई एस 19 में बोल रहा है। मैं पढ़ रहा हूं, तुम सुन रहे हो, ठीक। मैं बोला लेकिन मेरा केस ऐसा नहीं है। बोला आपका क्या केस है? मैं बोला मेरा असेट का फेयर वैल्यू 1 लाख है, मेरा ये वाला केस नहीं है। बोला ठीक है आपका ये वाला केस नहीं है, पर हो तो सकता था ना। बच्चों के लिए केस तो सुन के रखना जरूरी है ना। मैं बोला मैं सुन लिया, मेरे बच्चे भी सुन लिए। अब मेरा वाला केस बताओ। बोला कुछ मत करो, सेल के पहले कुछ मत करो। हम बोले मतलब 80 में है, 80 में रहने दो, सेल के पहले कुछ मत करो। और अगर दाम गिर गया है मार्केट में तो सेल के पहले लॉस लिख लो। बच्चों आप लोग सुन रहे हो? हाँ, ये आधा घंटा पेनफुल है, लेकिन समझने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। हार्ड है, ज्यादातर केसेस में बच्चे लोगों से छुड़वा देते हैं, पर बच्चे लोग बोलते नहीं सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे, तो सुनो। अब 8-8, 10-10 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। एक सिंगल क्वेश्चन 10 मार्क का आ गया, छोड़ के जाओगे कैसे चलेगा? तो हम बोले लेकिन मेरा केस उल्टा है, मेरे केस में प्रॉफिट है। तो बोला प्रॉफिट है तो आप इग्नोर कर दो, सेल के पहले कुछ मत करो। तो हम बोले ठीक है। बोला फिर सेकंड स्टेप, पहला स्टेप हो गया। फिर बोला सेकंड स्टेप। हम बोले बोलो सेकंड स्टेप। बोला आप कितना में बेचे? हम बोले 1 लाख। क्या वही उस असेट का फेयर वैल्यू भी था? सवाल सुनिएगा बच्चों, बवाल है पूरा, पढ़ाई इज बवाल, पूरा सॉलिड बवाल, ठीक है। बोला वही उसका फेयर वैल्यू भी था? मैं बोला हाँ। बोला मतलब योर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू योर फेयर वैल्यू? मैं बोला हाँ। बोला मतलब यू आर ईमानदार। उन्होंने बोला वो आदमी ईमानदार होता है जो अपनी असेट को उसी दाम में बेचता है जो उसका मार्केट वैल्यू है,
खरीदने वाला भी जानता है ये उसका मार्केट वैल्यू है, बेचने वाला भी मार्केट वैल्यू पे बेचता है, हम लोग ईमानदारी पे डाउट नहीं कर रहे। हम बोले ठीक, आगे बोलो ना, अकाउंटिंग बोलो, भाषण देके क्या होगा। बोला अकाउंटिंग इज बेचने का प्रॉफिट बेचते वक्त लिख दो। क्या बोले हिंदी में? जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट बोलना है, अमाउंट अमाउंट। गुस्सा आ जाएगा हम बोल रहे हैं, आप फाउंडेशन पास है, प्रूफ कीजिएगा। थैंक यू, गुड गोइंग। हो नहीं गया, आधा घंटा लगेगा अभी, परेशान हो जाओगे सुनते सुनते, पर अच्छा लगेगा। बोला ठीक है। हम बोले आगे क्या करना है? बोला आगे ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग कर लो। हम बोले हम कौन है? बोला तुम लेसी हो। हम बोले हम सेलर भी थे। बोला हो गया ना सेलर वाला एंट्री, अब सेलर वाला कहानी भूल जाओ, अब तुम सिर्फ लेसी हो। कितना भाड़ा दे रहे हो? कितने साल? यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? तो बस यूनिफॉर्म पहन लो, मतलब नॉर्मल लिख लो। 12-12, थोड़ा सा हंसा रहे हैं कि प्रेशर फील नहीं हुआ, लाइट रहे दिमाग। 12-12 हजार करके 2 साल अपना रेंट पेमेंट करके पीएल में लिख लो, रेंट टू बैंक, रेंट टू बैंक। नॉन यूनिफॉर्म होने से वो यूनिफॉर्म करना पड़ता है एवरेजिंग वाला, पर वो भी तुमको आने लगा है, तो अभी नॉन यूनिफॉर्म को छेड़ेंगे नहीं जबरदस्ती। ये चीज समझते हैं ना, ये ज्यादा फोकस वाला चीज है। नॉन यूनिफॉर्म तो हम लोग समझ चुके हैं। सो फर्स्ट स्टोरी इज ओवर। रिपीट, सेल के पहले अगर फेयर वैल्यू कम है तो लॉस रिकॉर्ड कर लो सेल से पहले, उसके और उसमें अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट रिकॉर्ड मत करो। फिर जब सेल हुआ और अरे अभी रुको, यहां 3 ठो केस ऐसा ड्रामा बनेगा अभी। अगर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू फेयर वैल्यू हुआ तो आप ईमानदार हैं, प्रॉफिट रिकॉर्ड करो, लीज रिकॉर्ड करो। सर ये तो सिंपल हुआ, इसमें तो कोई एग्रेशन नहीं है, इट्स कूल, कंफर्टेबल, थैंक यू। अगर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन फेयर वैल्यू, अगर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू क्या है? अमाउंट बोलना है, 1 लाख, और मैंने जिसको बेचा उसने मेरे को दिया 1,08,000 रुपया। मैंने जिसको बेचा उसने मेरे को 1,08,000 रुपया दिया। आईसीएआई बोला बेईमानी हो रहा है अकाउंट्स में। रुपया का बेईमानी नहीं है, अकाउंट्स में बेईमानी हो रहा है। विंडो ड्रेसिंग जिसको बोलते हो आप इंग्लिश में, क्या होता है विंडो ड्रेसिंग? बढ़ा के दिखाना, गिरा के दिखाना, जैसा हो वैसा नहीं दिखाना, दैट इज विंडो ड्रेसिंग। खाली बढ़ा के दिखाना नहीं, गिरा के दिखाना भी विंडो ड्रेसिंग होता है। हम बोले क्यों आपको लग रहा हम बेईमान है? बोला बताना जरूरी है, खुद ही फील कर लो। हम बोले फिर भी हम जेन्युइन बेचे उसको 1,08,000 में, हम जेन्युइनली बेचे। बोला असेट आपके पास था? हम बोले हाँ। पैसा चाहिए था आपको? हम बोले हाँ। गरज था? गरज समझ तो, गरज, यू नो द वर्ड गरज? व्हाट इज गरज? गरज समझ तो, गरज, गरज था पैसा का? हम बोले हाँ। आपकी जरूरत थी? हम बोले हाँ। फिर भी असेट को मार्केट प्राइस से ऊपर में बेच दिए। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? शाणे हैं हम लोग, नहीं समझे? बोला पॉकेट में रखिए ये सब बात,
जो रूल बोलते हैं रूल सुनिए। आप ईमानदार हैं बेईमान है, घर में रखिए सब। मेरा रूल है, क्योंकि हम मानते हैं कि सेलिंग प्राइस अगर फेयर वैल्यू से ऊपर है, सामने वाला बेईमान है, खत्म, दी एंड। चाहे वो मुकेश अंबानी क्यों ना हो। एपीजे अब्दुल कलाम भी रहेगा तो यही रूल रहेगा। नहीं समझे? एपीजे अब्दुल कलाम से तो ईमानदार आदमी देश में दूसरा नहीं हुआ। कम से कम जितने लोगों को हम लोगों ने देखा जिंदा में, उनसे ईमानदार दूसरा नहीं था। और भी होंगे, बट आई कंसिडर हिम टू बी दी एपिटोम ऑफ ईमानदारी। सुनिए क्या बोला? इफ द सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द फेयर वैल्यू, then the difference between fair value and selling price cannot be recorded as your income immediately, it will be deferred income. फिर से बोला, वो जो एक्स्ट्रा वाला में बेचे ना 100 का 108, उस 8 को हम इनकम लिखने नहीं देंगे, वो डेफर्ड इनकम है। बाकी आपको जो जैसे लिखना है लिख लो। हम बोले मतलब, बोला मतलब बैंक अकाउंट डेबिट 108, टू असेट 80, टू पीएल 20, टू डेफर्ड इनकम 8। क्लियर? और इस डेफर्ड इनकम को अगले 2 साल में, क्योंकि 2 ही साल का लीज पीरियड है, अगले 2 साल में 4-4 हजार करके पीएल में भेज। डेप्रीसिएशन के जैसा नहीं, सिर्फ पीएल में डायरेक्ट, क्योंकि डेप्रीसिएशन तो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना, हम तो ऑपरेटिंग लीज पे लिए हैं। सिर्फ 2 साल में, 2 साल का ऑपरेटिंग लीज था ना, 2 साल में 4-4 हजार करके पीएल में भेज दीजिएगा। दी एंड। बोला हम नहीं बोल रहे आप बेईमान है, ईमानदार है। बोला ये रूल है, बस मान लो, पर हम जानते हैं आप बेईमान है। कैसे बेच देंगे 108 में भाई, जब मार्केट में दाम 100 है और जरूरतमंद है आप। सामने वाला जरूरतमंद होता बात अलग होता। यहां आप बेचने निकले, फिनेंशियल कंडीशन आपका खराब है। आप बोले थे कि माली हालत खराब है, एसेट बेच के लीज पे लेंगे, भाई उस पे भी महंगा बेच देंगे। इतने सियाणे हैं, दुनिया पूरी बेवकूफ। फॉरगेट, इवन इफ आप जेन्युइन है, रूल यही है। नहीं समझे? इवन इफ आपने सामने वाले को बेवकूफ बना के चेप दिया माल, तो भी रूल यही है। माने हम नहीं बोल रहे ईमानदारी, नहीं बोल रहे बेईमानी, फॉरगेट, रूल यही है। जल्दी से यस और नो, पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? फिर आया तीसरा केस। तो वो तो खरीदा है ना, हम क्या करें? वो खरीदा, हम क्या करें? फिर भी उसके सवाल का जवाब देने के लिए उसको तसल्ली हो। ये इसलिए होता है बच्चों कि सामने वाले से हम एक बार ज्यादा पैसा ले लेते हैं, बाद में रेंट बढ़ा करके उसको रेंट का पेमेंट के थ्रू से वो ज्यादा वाला पैसा लौटा देते हैं। इसीलिए तो हमको इंस्टीट्यूट ने बेईमान बोला है। ये तुम्हारे लिए इतना डिटेल में बच्चों को जाने की जरूरत, यही बहुत डिटेल है। फुल स्टॉप, साइड। नाउ इफ द सेलिंग प्राइस इज लेस देन द फेयर वैल्यू, ये तीसरा केस है। इफ द selling price is less than the fair value. If the selling price is less than the, थोड़ा हार्ड लग रहा है कि ठीक है? ठीक है ना, मैनेज हो रहा है ना, अच्छा भी लग रहा होगा। If the selling price is less than the fair value, तो उन्होंने मेरे को बोला कितना में बेचे।
हम बोले ना, हाँ वही ला रहे, 70 भी आएगा। सेलिंग प्राइस इज लेस देन दी फेयर वैल्यू। 3 सवाल बोलना, कैरिंग अमाउंट कितना है, फेयर वैल्यू कितना है, ठीक है ना, समझते हो ना दोनों का डिफरेंस। हम उसको बेचे 96 में एक एग्जाम्पल में, और एक एग्जाम्पल में 70 में। 2 एग्जाम्पल करवा रहे हैं बे, एक ही नहीं, आंसर मत दो, समझे कि नहीं, 2 एग्जाम्पल करवा रहे हैं। मीनिंग एक बार 96 में बेचेंगे, कमती में बेच के भी प्रॉफिट होगा, और एक बार 70 में बेचेंगे, कमती में बेच के लॉस हो जाएगा। कैसे? चल पहले 96 में बिकवाते हैं। अच्छा, केस क्या है? सेलिंग प्राइस इज लोअर देन दी फेयर वैल्यू। कैरिंग अमाउंट कितना है मेरे बच्चों? फेयर वैल्यू कितना है? सोल्ड एट कितना है? प्रॉफिट है कि लॉस है? बोलो, प्रॉफिट है ना, बिकॉज बैलेंस शीट में असेट का कैरिंग अमाउंट 80 है। मैंने भले 100 से कम में बेचा, पर 96 में बेचा, और वो 80 से ज्यादा है, तो मेरे को तो प्रॉफिट ही हुआ। बहुत प्यार से समझा रहे हैं, ग्रास में जा रहा है चीज, हाँ घुस रहा है। तो मैंने बोला 96 में बेचा और मेरे को प्रॉफिट हुआ। इंस्टीट्यूट बोला पूरे प्रॉफिट को पीएल में भेज दो। फिगर बोलो, पूरे प्रॉफिट को पीएल में भेज दो, और लीज का अकाउंटिंग जैसे लीज का करते हो वैसे कर देना। फुल स्टॉप, दी एंड। बोलिए हाँ या ना। माने फेयर वैल्यू से कम दाम में बेच कर भी अगर, भाई साहब बहुत रूल है, बहुत देर तक बोलेंगे। फेयर वैल्यू से कम दाम में बेच कर भी अगर प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट को तुरंत पीएल में भेजो, और लीज अकाउंटिंग जैसे करते हो कर देना। डन। नेक्स्ट, फेयर वैल्यू से नीचे में बेच करके लॉस हो गया। फेयर वैल्यू से नीचे में बेचकर लॉस हो गया, तो 2 केस है। डरावना लगने लग गया कि ठीक है? कोई प्रेशर नहीं होगा, हम पूरा हेल्प करेंगे, रिपीट कराएंगे, इधर से उधर से घुमा के कराएंगे, जितना तरह का प्रैक्टिस कराना हो कराएंगे। लॉस हुआ, 2 केस है कि ये जो लॉस हुआ, हम जो इतना कम दाम में बेचे, कम भी सोचो 100, हाँ 80 से ऊपर में बेचते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, 70 में बेच दिए। तो इंस्टीट्यूट ने बोला कि इज दिस लॉस कंपेंसेटेड बाई लोअर लीज पेमेंट और नॉट? तुमको हाँ ना नहीं बोलना है, तो कुछ जवाब नहीं देना, सुनना है। मैं बोला नहीं समझा, हिंदी में बोलो। बोला ये जो इतना बड़ा लॉस हुआ तेरे को, जो आदमी खरीदा है वो तेरे को रेंट कम किया है क्या? क्या समझे? फिर से बोलो। 100 में बिकना चाहिए था, 70 में बेचे, नहीं समझे अभी भी? तो इतना सस्ता में उसको मिला है एसेट, तो वो जो रेंट ले रहा है 2 साल का, वो कम किया है क्या, या नॉर्मल मार्केट रेंट मिल लग रहा है तेरा? हम बोले कम किया है, मार्केट रेंट से बहुत कम रेंट ले रहा है हमसे। तो बोला लॉस को लॉस मत बोलो, डेफर कर दो लॉस को। लॉस को लॉस मत बोलो, डेफर कर दो लॉस को। कब? जब ये पता चले कि लॉस इज कॉम्पेंसेटेड बाई लोअर लीज पेमेंट। ये लॉस के केस में होगा सिर्फ, ओके? लॉस इज कॉम्पेंसेटेड बाई लोअर लीज पेमेंट। इफ द आंसर इज यस, देन द लॉस विल बी डेफर्ड। मान लो मेरा आंसर यस था, सच्ची में वो कम लीज रेंट ले रहा है मेरे से, 12 की जगह 9 ले रहा है, 12 की जगह 7 ले रहा है, 12 की जगह 6 ले रहा है,
नहीं समझे? जर्नल बता दो मानेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 70 टू असेट 80 नहीं, पहले 80 समझेगी नहीं। मेरा असेट का कैरिंग अमाउंट 80 है, टू असेट 80 और डेफर्ड लॉस 10, और ये 10 अगले 2 साल में 5-5 करके पीएल में चला जाएगा। लेकिन अगर लॉस इज नॉट कंपेंसेटेड बाय लोअर लीज पेमेंट, लॉस मेरे को हो रहा है पर कंपनसेशन नहीं मिल रहा है, वो हमसे पूरा रेंट ले रहा है, तो बोला रेंट का अकाउंटिंग तो रेंट जैसा कर दो, लॉस को तुरंत पीएल में भेज दो। लॉस को तुरंत पीएल में भेज दो। सब ठीक? स्टोरी एंड्स हियर, इंटायर स्टोरी एंड्स हियर, और कुछ भी पढ़ाने को नहीं है। छुट्टी अभी नहीं होगा सर, प्रैक्टिस होगा इसका। हिलोगे डुलोगे अभी आप लोग थोड़ी देर। बुक में पेज नंबर, अभी रुक जाओ, कोई क्वेश्चन किसी को पूछना अलाउड नहीं है। बुक में पेज नंबर 59 में जाओगे, 4 नंबर पैराग्राफ को पढ़ोगे। अच्छा, वहां देखिए फिनांस लीज का नोट जो हम 1.5 क्लास पढ़ाए, उसका नोट तो देखिए, ऑलरेडी कवर्ड इन द चैप्टर ऑफ हायर परचेज। नहीं समझे? हायर परचेज में सेम चीज आप लोग कवर करेंगे, लेकिन अपन तो कवर नहीं किए ना, तो हम तो पूरा 1.5 क्लास 1.25 क्लास लेकर के कवर कराए पूरा, एक एक एग्जाम्पल के साथ। तो बुक में नोट नहीं है मेरे, आपके क्लास नोट में लेकिन नोट है, जो आप कॉपी बनाए उसमें नोट है। चलो, वो 4 नंबर पैराग्राफ को 2 बार पढ़ो, 2 टाइम्स। फिनांस लीज वाला मत पढ़ो, वो सिंपल है। ऑपरेटिंग लीज वाला, नीचे वाला पढ़ो।
हो गया, सब लिखा हुआ वही सब था। अच्छा, वो कितना आराम से लिख दिया गया है, लेकिन उसको समझाने में इट टुक सम टाइम, और आपको भी कॉन्फिडेंस में लाने में इट विल टेक सम मोर टाइम। ठीक है। अच्छा, अब मेरे को एक चीज बताओ, सेल के पहले भी कुछ करना है क्या? कब? सेल के पहले भी कुछ करना है क्या? अगर फेयर वैल्यू कैरिंग अमाउंट से कम हो जाए तो लॉस लिखना है, प्रॉफिट तो इग्नोर करना है, प्रॉफिट इग्नोर करना है। ठीक है। उसके बाद अगर सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू बराबर बराबर हो, माने जो होना चाहिए वही है, तो आराम से प्रॉफिट लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लीज को हमेशा लीज के जैसे ही लिखना है, लीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से ऊपर हुआ तो डेफर्ड टैक्स नहीं बे, जो एक्स्ट्रा अमाउंट का प्रॉफिट हुआ है ना, सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है उसको खाली डेफर कर देना है, बाकी नॉर्मल है। और अगर सेलिंग प्राइस नीचे हो गया फेयर वैल्यू से, तो पहले देखना है कि प्रॉफिट है कि लॉस है। अगर प्रॉफिट हुआ तो ठीक, प्रॉफिट को लिखो पीएल में, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर लॉस हुआ तो पहले पता करो कंपेंसेट होगा कि कंपेंसेट नहीं। अगर कंपेंसेट हो रहा है तो लॉस को डेफर कर दो, एंड इफ द लॉस इज नॉट कॉम्पेंसेटेड तो फिर लॉस को पीएल में भेज दो। चलेगा? सब ठीक? क्लोज करते हैं बच्चों, एक्सरसाइज के फर्स्ट सम में जाओ। पेज 68, क्वेश्चन नंबर 1। पहले एक क्वेश्चन है, उसके बाद 4 क्वेश्चन है। नहीं, टोटली 4 क्वेश्चन है। ठीक है। चलो, पहला केस का बच्चों कैसे इस तरह के सम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको सुना रहा हूं, सिखा रहा हूं। देखिएगा, सब आंसर आप लोग दे देंगे। अभी आपको ऐसा लग रहा है ऐसा कंफ्यूजन, बाप रे बाप कैसे होगा, देखना सब आप दे देंगे। हाँ, जस्ट सी। पहले 3 अमाउंट लिख लिया जाता है, आप लोग भी लिखो। फर्स्ट सम कैरिंग अमाउंट, जिसको बैलेंस शीट वैल्यू बोलते हो, फेयर वैल्यू जिसको मार्केट वैल्यू बोलते हो, सेलिंग प्राइस तो सेलिंग प्राइस है। बोलो 50, 60, 60। हड़बड़ नहीं करोगे, प्रोसेस मैं सुनाऊंगा, देखना तुम आंसर दोगे। बेचने के पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है? बोलो। इस केस में कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि एक स्टूडेंट कोई भी बोलो, कौन बोल पाएगा जिसको लगता है सर हम सीखे हैं, बोलेंगे सर, हिम्मत है अपना, हम लोग बोलेंगे सर। बोलो बेटा। मतलब मार्केट में दाम, फेयर वैल्यू मार्केट के दाम को बोलते हैं सर, वो ज्यादा है, प्रॉफिट इग्नोर करना है, रिकॉर्ड नहीं करना। अब आइए, माल बेच दिए, बेचने के बाद पहले ये बताइए किस दाम में बेचे? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू फेयर वैल्यू, माने ये सबसे नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना है, बस सब नॉर्मल नॉर्मल कर दो। तो बताओ कि कितने रुपए का प्रॉफिट हमें हो रहा है?
जर्नल, बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट टू पीएल, बोलो 60 लाख, 50 लाख, 10 लाख, ये जर्नल। और नीचे में आप नोट लिखोगे। जर्नल में आपको इसलिए करवा रहा हूं, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मांगा नहीं है उन्होंने जर्नल, खाली ट्रीटमेंट मांगा है, कमेंट मांगा है। आप कमेंट लिखो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ₹10 lakhs, profit on sale of ₹10 lakh will be immediately recorded, will be recorded immediately, तुरंत लिख लेना है। अब आप हमको बताइए, आप आराम से कर पाए कि नहीं कर पाए? दोबारा में क्या मेरा हेल्प का जरूरत पड़ा, या खाली हम प्रोसेस बता दिए, स्टेप? वही तो 2 नंबर केस। और कोई हड़बड़ाएगा नहीं, क्योंकि जो एक बच्चा हड़बड़ाता है दूसरे बच्चों को लगता है बस वही सही है सलाह। तीनों आंसर लिखो। बोलो, कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू, सेलिंग प्राइस। एक्साइटेड तो होना ही नहीं है। पहले बताइए, बेचने के पहले कुछ करना है क्या? थैंक यू। क्यों नहीं करना है? सर सेम है ना, लॉस होने से ना लॉस लिखेंगे। बेचे जा, अब हो गया वाला काम। नेक्स्ट, सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से कम है कि ज्यादा है? सेलिंग प्राइस कम है कि ज्यादा है? कम है। माने सबसे लास्ट में पढ़ाए थे वो वाला केस है। लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? लॉस हुआ। तो लॉस अगर होता है तो 2 आंसर ढूंढना पड़ता है, लॉस विल बी कंपेंसेटेड या लॉस विल नॉट बी कंपेंसेटेड। जो इतना कम दाम में बेचे हैं, सामने वाला रेंट कम ले लेगा क्या? हम इतना कम दाम में उसको दिए, इतना कम पैसा उससे लिए हैं, तो रेंट कम देना चाहिए ना उसको। ऐसा केस हो रहा है क्या या नहीं हो रहा है? दोनों चीज को ढूंढ के बताओ, वेदर द लॉस इज कंपेंसेटेड और इट इज रिटन की लॉस इज नॉट कंपेंसेटेड। कुछ नहीं लिखा है तो कैसे लिखा जाता है? आंसर देखिए, लिखो, assuming that the loss is not compensated by lower lease payment दोबारा बोलिए, assuming that the loss is not compensated by lower lease payment, माने जो लॉस हुआ मेरा लॉस ही है, वो सामने वाला हमको कोई कंपेंसेशन नहीं करेगा। मेरा मजबूरी है कि हमको इतना सस्ता दाम में बेचना पड़ा। 50 का दाम 45 में हम बेचे हैं, पर मेरा मजबूरी है, कोई उपाय नहीं है। वो हमारा लीज रेंट में कोई रियायत समझते हो? रियायत, कोई छूट नहीं दे रहा है, लीज रेंट पूरा ले रहा है जितना उसको लेना चाहिए। इसका मतलब ये जो लॉस है वो मेरा लॉस है। लिखो, द लॉस विल बी ट्रांसफर्ड टू P&L। लिख दिए? अब लिखो, बट इफ, क्योंकि क्वेश्चन में ना लिखा हुआ नहीं है कि क्या है क्या नहीं, तो अज्यूमिंग करके हम आंसर लिख दिए। दूसरा वाला भी बता देते हैं, बट इफ लॉस इज कंपेंसेटेड बाय लोअर लीज पेमेंट but if loss is compensated by lower lease payment, then बोलो, loss will be deferred।
3 नंबर केस। कुछ बोलो, पहले वो तीनों नाम लिखो। बोलो। अबे कैरिंग अमाउंट इक्वल टू, भाषण जो चालू हो जाता है ना, 50, फेयर वैल्यू इज इक्वल टू 55, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, हाँ। स्टेप बाय स्टेप कौन बोलेगा, जैसे सर बोल रहे हैं वैसे कौन बोलेगा? वेरी नाइस। बोल बेटा, हाँ बोल, सामने तूने ये बोलेगा, बोल। पहले बेचने के पहले, और प्रॉफिट है, गुड। बच्चा बोल रहा है बेचने के पहले कुछ मत कीजिएगा, ठीक बोल रहा है वो, क्योंकि बेचने के पहले देयर इज ए प्रॉफिट एलिमेंट इन दैट, फेयर वैल्यू ज्यादा है तो कुछ मत कीजिएगा। अच्छा, कुछ मत कीजिएगा वो लिखना नहीं पड़ता है। आगे, सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से भी ज्यादा है, हाँ, बेईमान वाला वर्ड नहीं बोलना, खाली रूल बता दो। हाँ, वेरी गुड। 5 रुपया प्रॉफिट रिकॉर्ड होगा, 7 रुपया जो फेयर वैल्यू से भी ज्यादा दाम में जो बेच दिए ना, वो एक्स्ट्रा वाला प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं होगा। फैंटास्टिक, लिखो। मेहनत हम भी किए, आप भी किए, आप लोग सुन के मेहनत किए, हम बोल के समझ में आया आप लोगों को, दैट इज वेरी नाइस। लिखो, दी आउट ऑफ द, ऐसे लिखो, आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 12 लाख, ₹5 lakh will be immediately recorded फिर से, and the rest 7 lakh and the rest 7 lakh will be deferred. बच्चों, जर्नल एंट्री लिखाना है कि चीज समझ में अच्छे से आ गया? आ गया? तो फिर आप मेरे को जर्नल एंट्री करके दो तो, लो तो, बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट टू P&L टू डेफर्ड इनकम करके दो। 62, 55, ये वाले में सबसे ज्यादा मजा आया ना, इसको बोलने में। इट वॉज मोर ब्यूटिफुल देन अदर्स। लास्ट वाला पढ़ो। पहले वो चारों चीज लिखो ना, बोलो। कैरिंग अमाउंट इज इक्वल टू, फेयर वैल्यू इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस इज इक्वल, हाँ, ये तो और ज्यादा मजेदार है, फार फार बेटर है ये। अब आप बोलिए सर, आप उसके पीछे वाला बच्चा बोल पाओगे? बोलो। पहले मतलब, हाँ लिखो। We have to record a loss of
₹5 lakh to bring the asset to 45. पहले उसको 45 लाख में लाना पड़ेगा। वेरी गुड। उसके बाद में सर चैलेंज है, मैं आपको बता देता हूं। हाँ, उस बच्चे को मेहनत करने दो। सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा है, उसको बोलने दो। सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा है, याद रखिएगा। मैं पलट के दिखाऊं कि मेहनत करेंगे? बोलो। देखो देखो देखो, कोई बात नहीं, देखने दो बेचारे को। बुक में देखो, बुक में, कॉपी में नहीं मिलेगा। आप लोग बोलिए जल्दी, तब तक वो बोल रहा है। वो जो सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा है ना, तो वो उतना प्रॉफिट आपको डेफर कर देना पड़ेगा। Whenever selling price is above fair value, deferral will be there, deferral will be there, deferral will be there. अगर सेलिंग प्राइस, अभी तो आप लोग डेफर किए ना 7 लाख रुपया, हमको बताओ ना क्यों डेफर किए, बताओ यहाँ पे क्यों डेफर किए 7 लाख? क्यों? वाई? क्योंकि सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा। तो वही तो है, सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा। लिखो, नाउ ऑन सेल the profit of ₹3 lakh will be deferred. आपको लग रहा बाद में जो हम लोग 4 सम बनाए, अब लग रहा ज्यादा क्लियर हुआ है? पहले फिर भी हवा में ही था, समझ में भले आ गया था, पर चीजें कॉन्क्रीट शेप में नहीं थी। अब लग रहा है कि हाँ, अब चीजें कॉन्क्रीट शेप में आ गई हैं। वी कैन मैनेज नाउ। सो दिस इज द एंड ऑफ AS19। ठीक है, अभी पीछे में जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं वो आप लोगों को पढ़ लेना है, कर लेना है। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी भी मिलेंगी जो आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा, वो आप रीडिंग करके कंप्लीट करोगे। माने ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि अरे ये वाला बात तो सर नहीं बताए। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? वो बात आपको मिला, आप रीड कर लोगे। जैसे लॉ ऑडिट में रीड करते हो ना, वैसे उसको रीड कर लोगे। बाकी जो आपका जाना पहचाना मिलेगा, आप उसको कंप्लीट कर लोगे। सो विद दिस AS19 इज ओवर। आप कुछ बोल रहे थे, वो वाला IRR वाला दीजिए। कोई होमवर्क में IRR दिए थे? जल्दी दे। 2 बार दिए थे कि एक ही बार? दे। कितना निकला? 10 पॉइंट। तो फिर और क्यों चाहिए? 10.74 निकला। इधर देखिए एक बार, सब लोग ये होमवर्क निकालो। ये नहीं है मेरा पेन। अच्छा, 1,40,000 असेट का फेयर वैल्यू, टेन्योर 5 साल, लीज रेंट 36, GRV 6, UGRV 4, RV 10। IRR निकालना है। अच्छा, फिर उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP भी निकालना है। ये ज्यादा मजेदार है। IRR तो फिर भी इजी है। PV, लेट फर्स्ट ट्रायल 10%, 36 + 10। थैंक यू जिसने 10 यूज किया। 10 इसलिए कि हमको 10 ही मिलेगा। वो 6 का गारंटी दे रहा है, तो क्या वो साला 0 का भी गारंटी दे सकता है? पर उसका मतलब थोड़ी मेरा एसेट का दाम ही 0 हो जाएगा। गुड। 142 678, उसने ये यूज किया है। NBT फैक्टर। गुड। आंसर चाहिए छोटा, ट्रायल लेंगे बड़ा। उसने 12% का ट्रायल लिया। ठीक है, वैसे 11 में भी हो जाता। नहीं समझे सर? ये सब आप लोगों को कैसे पता चलता है? देख, ये कितना पास है। देख, 142 और आपको चाहिए 140। 2000 का ही तो गैप है। 11, बट 12 वाला रॉन्ग नहीं है, एकदम फुल्ली करेक्ट है। लेकिन ये 11 में भी आंसर आ सकता था। बट ठीक है ना, बच्चे ने 12 लिया। थैंक यू, वेरी नाइस। 135 आया। आंसर चाहिए यहां से बड़ा। ट्रायल लेंगे
छोटा छोटा तो लिया हुआ है, नहीं समझे। अब आ गया टाइम इंटरपोलेशन का। बच्चे ने 10 से स्टार्ट किया, विच इज फैंटास्टिक, दिस इज वेरी करेक्ट, दिस इज वेरी करेक्ट, दिस इज करेक्ट, एंड आंसर इज 10.74। इतना भी नहीं चाहिए, 74 चलेगा। सर अब क्या चाहिए अपन को? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP। बच्चों यहां MLP बताओ। सर 36 करके 5 बार और 6000, ये हुआ ना काम का बात। तो देखिए बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया, 6000 ही लिया, 36,000 लिया। लेकिन ये जो एनवीटी फैक्टर है ये 10.74% करके निकलेगा। मैं बता देता हूं, ये अगर नहीं पता हो तो लेसी का जो इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट होता है ना बैंक से, हाँ बैंक से पता करके बताएगा कि आज हम लोन लेंगे तो क्या रेट पे मिलेगा, फिर वो रेट लेना पड़ता है। तो बच्चा 10.74 पे लिया है, देखते हैं एनवीटी फैक्टर कितना निकलता है। 10.74 ना, .6004, फैंटास्टिक। मेरा 5 आया, आपने 4 लिया, कोई दिक्कत नहीं। 3.7202, फैंटास्टिक। आपने 1 लिया, मेरा 2 आया। 137,526 इट इज करेक्ट। आप लोग लाए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP? ओवर। कैसा लगा आपको लीज अकाउंटिंग? अच्छा लगा? मुझे तो लगा हार्ड लगेगा। हार्ड है पर अच्छा, पूरा समझ गए। एग्जाम्पल सब कर लीजिएगा। अब अपन कब मिल रहे हैं? नहीं, मैं ग्रुप 1 की क्लास के बारे में नहीं बोलता, ग्रुप 2। नहीं, अब सुनो, मैं पूरा अनाउंस कर दूं अच्छे से। सब लोग बोर्ड पे देखो। आज हो गई तारीख 1, इसके बाद अपनी लॉजिकल क्लास बनती है 4 तारीख को। ठीक है, मैंने 3 से लेकर 9 तक छुट्टी दिया है। ठीक है, तो 4 तारीख आपका छुट्टी के दिन में पड़ रहा है, तो आपको आने की जरूरत नहीं है। 9 के बाद आपकी पहली क्लास पड़ेगी, ग्रुप 2 का बोलना है, ग्रुप 2 का। 9 के बाद आपकी पहली क्लास पड़ेगी 11, उसके बाद वाली क्लास 12, शायद ये है फ्राइडे, सैटरडे, और उसके बाद मंडे, ट्यूसडे को पड़ेगी 15, ट्यूसडे को। उसके बाद हम आ जाएंगे 15 के बाद। ये 3 दिन 11, 12 एंड 15 आप लोगों का रिकॉर्डिंग क्लास होगा। रिकॉर्डिंग क्लास आपने एक बार भी अटेंड नहीं किया है मेरे यहाँ पे, अभी तक हम हमेशा क्लास में रहते हैं। मैंने आपको बोला भी था ये बात पहला दिन कि अगर हम कलकत्ता में नहीं रहेंगे तो आप लोगों को कुछ क्लासेस रिकॉर्डिंग में करना पड़ेगा, नहीं तो सिलेबस पीछे रह जाता है। तो आप ये 3 क्लास रिकॉर्डिंग में करेंगे। नाउ अब जस्ट 2 ऑप्शंस आप लोगों से बात कर लेता हूं, और मेरे को लगता है कि ये करना चाहिए, बाकी अपन दोनों बात कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, ये हो गया क्या? 6, ये हो गया है। ठीक है, अपने पास एक ऑप्शन है कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन और इंटेंजिबल असेट, ये दोनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप रिकॉर्डिंग क्लास में आके कर लो। ठीक है, अपने पास एक और ऑप्शन है जो ज्यादा लॉजिकल है, ज्यादा अच्छा है, वो है पार्टनरशिप का 3 क्लास कर लो। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? तो वो प्रैक्टिकल सम्स रहेंगे, आप प्लीज, आप लोग इन्वॉल्व रहेंगे, सम बनेगा ना। नहीं समझे? हाँ, नींद नहीं आएगा भाई। हाँ, ऐसे क्या हम भी नहीं हैं, और चैप्टर भी है वो एस टाइप का, जहां पे एंटरटेनमेंट का कोई स्कोप नहीं है। तो वहां पे ना आप लोग डिस्टर्ब भी करोगे एक दूसरे के ऊपर, वो भी कमेंट भी चलेगा, मोबाइल धाए धाए चलेगा, तो आप लोग पढ़ोगे नहीं। तो इट्स बेटर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की पहली 3 क्लास कर लो।
आपको पूरा समझ में आएगा, आपको एक सूता का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। बहुत डिटेल में अभी पढ़ाए कुछ दिन पहले, लेटेस्ट है एकदम। हाँ, तो वो वाली 3 क्लास कर लो, 4th क्लास में हम आ जाएंगे। क्लियर हो गया चीज? तो अपन पार्टनरशिप जाते हैं और ये सब उसके बाद करेंगे, ठीक है? तो आप लोग 11 तारीख को ये वाली बुक लेकर के आओगे। अच्छा सुनिएगा, आप लोग जब पार्टनरशिप करेंगे ना, प्लीज पहले से बता देता हूं क्योंकि ये इश्यू होगा। जब आप पार्टनरशिप करेंगे, 1 सेकेंड, लास्ट बैच का N3 बुक दीजिए, लास्ट बैच का N3 बुक, पिछला वाला बैच का N3 बुक, नहीं छोड़ दीजिए, पिछला वाला बैच का ना वो वाला बुक दीजिए, ग्रुप 1 का पार्टनरशिप वाला बुक। सुनिए, मैं आपको बेस पे प्रॉब्लम बता दूं, ये पेज नंबर मैच नहीं करेगा। अब आप बोलेंगे सर पेज नंबर करना क्या है? हम क्वेश्चन पेपर में लिखते हैं ना, गो टू पेज नंबर 72 क्वेश्चन नंबर इतना, तो आप वो पेज नंबर वाला बात मत सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना में जाइएगा। ओहो, सिंपल बात है। आप पेज नंबर वाला बात, क्योंकि पेज नंबर में चेंज क्या हुआ ना बेटा, पार्टनरशिप पहले ग्रुप 1 में था, अभी पार्टनरशिप को ग्रुप 2 में ला दिया है। डिड यू गेट इट? तो वो पेज नंबर खाली मैच नहीं करेगा, बाकी एवरीथिंग विल मैच। डोंट गेट वरीड, यू लर्न इट वेरी ब्यूटीफुली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आप लोग लेकिन डिसिप्लिन से सुनिएगा, क्योंकि मिस होने से फिर नुकसान है, और हम हैं नहीं पूछने के लिए। हमसे आप 3 दिन के बाद में पूछ पाओगे, माने 15 तारीख के बाद वाली क्लास में, यानी 17 तारीख को पूछ पाओगे। डन? सो थैंक यू वेरी मच कि आपको लीज अच्छा लगा। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी पूजा। मनाओ कि बारिश वारिश ना हो, नहीं तो बंगाली लोगों के दिल में सांप लौटेगा, बेचारे कैसे एंजॉय कर पाएंगे। इतना इतना कपड़ा है, इतना इतना सिलवाए हैं, सब पहनना है। आप कहाँ जा रहे हैं सर? मैं जाऊंगा हावड़ा। हो गया, छोड़ दीजिए, तेरे को जो लेना ले ले। हाँ, कल चलेंगे सर क्लास? हाँ, कल भी छोटा ही क्लास हो। क्या सर एस पढ़ के मजा आ रहा है? नहीं नहीं, फिर 4 क्यों लिया? ऐसा मत लेना कभी। If this is 2, this must be 2. This is not acceptable. इस पे मार्क्स लगे, ठीक है? वैसे फर्क ज्यादा नहीं आता, फर्क इसकी वजह से आता है, बड़ा बड़ा फिगर 3.7 ओनली 0.6, इसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम इसकी ऑलवेज पे 4 days बाई रूल 4 days। बोलिए ना सर, कहाँ जा रहे हैं? हावड़ा। इसने बोला आप कहाँ जा रहे घूमने? मैं बोला हावड़ा जा रहा हूँ। फिर वहां से थोड़ा और आगे चले जाएंगे, शिवपुर। गो आउट ऑफ कैलकाटा, दैट्स इट ना। बाय बाय। अरे नहीं रे बाबा, कितना ही डिफरेंस हो सकता है, 200-500 डिफरेंस आराम से। 1 लाख रुपया का सम में 1000 रुपया तक का डिफरेंस ओके। टोटल जो मिलेगा वही है, 540 टोटल मिलने वाला होगा जरूर। टोटल कितना पैसा मिलने वाला देखो ना रे बाबा, इतना कहा जब है सर, रुक जाएगा, रख ना यार। अरे आप ही का कॉपी। हाँ तो रख ना रे बाबा, यहाँ मुंह में घुसा है क्या? हाँ तो ठीक है, 540 ही तो लेना।
बीस गारंटीड, बीस अनगारंटीड।